हेलो एवरीवन, इससे पहले हम अपने ओशियनोग्राफी समुद्र विज्ञान के 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख चुके हैं। ऐसे ही हम अपने इस पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स के अलग से थ्योरीज मॉडल सब कवर कर चुके हो। जो बाकी बचा है वो अब आप आगे कर लेंगे लाइन से। शुरू करते हैं। देखो, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। इनमें से हमने सही और गलत बताना है। देखो, ज्वारीय उभार पृथ्वी के विपरीत हिस्से में महासागरों के में विकसित होते हैं। पृथ्वी के दूसरे हिस्से में स्थित जल में अभिकेंद्री बल के कारण बाहर की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। ये दोनों ही बात सही है। क्या होता है ना, जैसे टाइड की वजह से अपना जल का पानी समुद्र का एक साइड तो ऊपर उठ जाता है, मान लो ये रखा है, तो दूसरी साइड पे क्या होता है, बराबर उठता है। वो क्यों होता है? टाइडल बल्ज की वजह से। तो इस एकदम सही रीजन इन्होंने दे रखा है, अभिकेंद्री बल के कारण होता है ये। फिर देखो, रेडियो लेरिय निपंक घटित होते हैं। ये हो जाएगा 2000 से 5000 पैदम की गहराई में। इनमें से कौन से कारक महासागर की धारा को रूपांतरित करते हैं? ये देखो, पृथ्वी का आवर्तन, पृथ्वी का दबाव और महासागरीय जल का घनत्व। तो ये हो जाएगा अपना बी। घनत्व, दबाव, हवा, आवर्तन, ये सारी चीजें हो जाएंगी। परिभ्रमण का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। देखो, महासागर और झीलों में जल की उस परत को, जो सतह की गर्म परत और गहराई की ठंडी परत को अलग करते हैं, उसको क्या कहते हैं? देखो, ऊपर का तो होता है गर्म पानी अपने ओशियंस में, नीचे होता है ठंडा। तो जो इनकी बीच की लेयर बनेगी ना, उसको हम क्या बोलते हैं? ताप प्रवण स्तर, नाम से क्लियर हो गया। यहाँ पे डायग्राम नहीं दे रखा कोई, तो ये छोड़ दो, ठीक है। चिली से ब्राजील तट के साथ साथ जाने वाले एक व्यक्ति को पार करना होगा। मान लो चिली कहाँ पे, आपको ये पता होना चाहिए। अपने साउथ अमेरिका है ना, वहां पे नीचे चिली कहाँ पे है, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ से आप जाओगे तो ये हो जाएगा बास जल डमरू। ये आप स्टेटमेंट पढ़ लो, फिर आगे देखते हैं इसका। देखो, समुद्र के उन भागों में जहाँ समुद्र शांत है, लंबे समय तक आवर्तन तथा निक्षेपण होने से महाद्वीपीय शेल्फ बनते हैं। तो ये हो गया हमारा सही। समुद्र की सतह के ऋणात्मक परिवर्तन के समय महाद्वीपों की सीमा पर होने वाली समुद्री अपरदन से विस्तृत महाद्वीपीय शेल्फ बनते हैं। ये भी हो गया सही। स्थल के समुद्र की ओर नदी के कारण महाद्वीपीय किनारों के डूबने से महाद्वीप शेल्फ बनते हैं। तो ये तीनों हो गए सही, 2, 3, 4, ठीक है। समुद्री जल का घनत्व बढ़ता है यदि, जो अपने समुद्र की डेंसिटी वो कौन सी बढ़ेगी? गहराई बढ़ती है किंतु लवण की सांद्रता घटती है। समुद्री जल में उपलब्ध निम्न खनिजों की मात्रा का सही अवरोही क्रम कूट का प्रयोग कर ज्ञात कीजिए। देखो, पहले सबसे ज्यादा होता है सोडियम क्लोराइड, फिर होगा मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर होगा अपना मैग्नीशियम सल्फेट और फिर होगा कैल्शियम सल्फेट। देखो, ऐसे याद रखो, ये हो गया अपना डी इसका आंसर। ये तो सबको पता है, सोडियम क्लोराइड जो अपना नमक होता है, सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा होता है। फिर देखो, इसमें भी पीछे क्लोराइड लगाए, तो ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर
इसमें मैग्नीशियम है, इसमें मैग्नीशियम है, फिर आ जाएगा क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, और ये लास्ट में बचा अपना कैल्शियम सल्फेट। देखो इसका भी सेम सेम, तो ऐसे मिलाते चलो, पहले क्लोराइड क्लोराइड को मिलाया, फिर मैग्नीशियम को, फिर सल्फेट सल्फेट को, बन गई अपनी साइकिल। इसका अपना हो जाएगा 1 और 4, पृथ्वी का घूर्णन और चंद्रमा का परिकरण। देखो अपनी पृथ्वी भी घूम रही है और चंद्रमा भी घूम रहा है, तो उसकी वजह से जो है ना कि ज्वार का ये टाइम कितना बच जाता है, 52 मिनट देर से आता है। देखो पोकलैंड, दक्षिणी अटलांटिक, मोजाम्बिक, हिंद महासागर, तो 2 3 ये नहीं है, हमें बताना नहीं। तो अलूशन उत्तरी प्रशांत में, टोंगा दक्षिणी प्रशांत में, सुंदरगढ़ हिंद महासागर में, ये गलत है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। सागर जल का तापमान गहराई के साथ सामान्यतः बढ़ता है घटता है, वही बना रहता है, बढ़ता घटता है, घटता है। हम नीचे जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर जो हमें पानी ठंडा मिलेगा समुद्र में, ऊपर तो धूप की वजह से गर्म हो जा रहा है, नीचे थोड़ी ना हो पाएगा। महासागरीय जल में लवणता अधिक होगी जब वर्षा वाष्पीकरण से अधिक होगी, वाष्पीकरण वर्षा से अधिक होगी। मेन इसमें क्या लॉजिक होता है कि हमारा फ्रेश पानी जो है वो ज्यादा बढ़ना चाहिए, ठीक है, पानी में, चाहे वो नदियों से या कैसे भी, और वाष्पीकरण कम होना चाहिए, क्योंकि पानी उससे वाष्पीकरण से कम हो रहा है समुद्र में। देखो वाष्पीकरण वर्षा से अधिक है तो क्या होगा, लवणता ज्यादा हो जाएगी, मतलब बारिश तो कम हो रही है, ताजा पानी नहीं आ रहा, लेकिन वाष्पीकरण से उड़ गया पानी, तो नीचे नमक नमक बच गया, तो ये हो गया ऑप्शन। पृथ्वी के चंद्र विमुखी भाग में ज्वार उत्पन्न होने का कारण है। ये पहले भी आया था, मतलब एक साइड में तो चांद की वजह से हो रहा है, दूसरे साइड में क्यों हो रहा है, जो अपोजिट साइड में पृथ्वी, वहां पे क्यों टाइड्स आ रही है। अब केंद्रीय बल की बहुलता के कारण, वह जलधारा जिसकी मौसम के साथ दिशा बदलती है। उत्तर हिंद महासागर धारा, बढ़ती हुई गहराई के साथ सागर नीतल उच्चावच प्रारूपों का सही क्रम है। एक बार ना खुद से क्वेश्चन पढ़ के सोल्व करने की कोशिश करो कि हाँ ये हो सकता है मन में। तो ये हो जाएगा इसका, पहले तो मग्न तट, फिर मग्न ढाल, फिर गहन सागरीय मैदान। लघु ज्वार चंद्र कला के निम्नलिखित में से किस पक्ष में घटित होता है। लघु ज्वार द्वितीय एवं तृतीय में, ठीक है? अटलांटिक तथा भूमध्य सागर के मध्य जल का प्रवाह सतही तथा अंध सागरीय धाराओं के रूप में सामान्यतः होता रहता है, इसके प्रमुख कारण है नियतवाही पवने। तो ये जो अपने प्रवाल है ना कोरल निर्माणकारी, ये सबसे अच्छे कहाँ पे होंगे डेवलप। देखो तापमान कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तो ये हो गया अपना गलत। जल की गहराई 30 फैथम से कम होनी चाहिए, ये सही है। अवसादहीन और स्वच्छ जल होना चाहिए, ये सही है। ठंडी धारा, ये गलत है। अब देखते हो पोलर एरिया में थोड़ी ना कोरल मिलते हैं, अपने जो यहाँ पे गर्म इलाका है वहीं पे मिलेंगे ये, तो अपना ये 2 3 इसका सी ऑप्शन हो गया। कौन सा कथन इस तर्क का खंडन करता है कि समुद्र
पृथ्वी पर जलवायु दिशाओं के नियामक तथा स्थायित्वकारी है। समुद्रों की ताप अवशोषण एवं निष्क्रमण की विशाल क्षमता होने के कारण वे तटवर्ती प्रदेशों में तापमान की विषमताएं बढ़ने नहीं देते। ये इसका सही ऑप्शन है। एल नीनो क्या है? ये हम अपनी प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। एल नीनो, ला नीनो, इंडियन ओशन सर्कुलेशन, ये सब कैसे होते हैं एकदम डायग्राम की हेल्प से। अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें कंफ्यूजन होता है तो एक बार वो वीडियो जाके देख लो, उसमें इमेज यूज करके ना बहुत अच्छे से समझाया है। ओशियनोग्राफी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसको 2x स्पीड में करके एक बार देख लो फटाफट से। ये हो जाएगा प्रशांत महासागर में पेरू तट के समीप बहने वाली उष्ण जल धारा ट्यूशिमा धारा प्रवाहित होती है। मोजाम्बिक तट के सहारे। ज्वार की उत्पत्ति का प्रगतिशील तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये हो जाएगा हैरिस ने। हरित पंख नेरेटिक जमाव प्रधानतया मिलता है। हरित पंख मिलेगा अपना जापान सागर में। मिश्रित ज्वार भाटा कहते हैं दैनिक और अर्धदैनिक ज्वार भाटा के मिश्रित वैकल्पिक क्रम को। गाजा पट्टी एक समुद्र तटीय इकाई है। ये कहाँ पे? गाजा पट्टी इजराइल के पास, खूब नाम सुना होगा आपने, कितनी लड़ाई होती रहती है ना गाजा पट्टी पे इजराइल में। तो ये कहाँ पे हो जाएगा? इजराइल कहाँ पे, अगर लोकेशन आपको पता है तो? मृत सागर के किनारे। ठीक है, ये मैप ना आप एक बार देखते रहा करो साथ साथ, कौन सा कंट्री कहाँ पे मृत सागर के पास है, ये गाजा पट्टी कहाँ पे है। लेब्राडोर धारा की उत्पत्ति का मुख्य कारण है लवणता में वृद्धि। मृत सागर में उच्च लवणता का मुख्य कारण क्या है? उच्च तापमान, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है, बहुत हाई। ये इजिप्ट के आसपास का एरिया हो गया ना, तो वहां पे देखा होगा आपने कैसा एकदम गर्म है, और बारिश तो वहां हो नहीं रही है, तो क्या होगा? वाष्पीकरण से बारिश का पानी जितना भी था ऊपर उड़ जाएगा और ताजा पानी मिलेगा नहीं, तो वहां पे बहुत ज्यादा डेंसिटी हो जाएगी सोल्ट की। पेम्पाज एवं स्टेपेज निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं? मध्य अक्षांशीय घास के मैदान। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। ये हो जाएगा विलियम बुंगी ने। विश्व का सर्वाधिक शुद्ध जल भंडार स्थित है अंटार्कटिका में। अल्फाफा है एक प्रकार की घास। कौन सा घास का मैदान नहीं है? ये तो बहुत सिंपल है, निकालो इसको। कैलवास नहीं है। वनों का उत्तरी विस्तार तापक्रम की निम्नलिखित में से किस मात्रा से निर्धारित होता है? उत्तरी विस्तार बताना है हमने। ग्रीष्म का अधिकतम तापक्रम 10 डिग्री सेल्सियस। साइलेंट वैली चर्चित होने के कारण है जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। पारिस्थितिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है अजैविक एवं जैविक तत्वों के पारस्परिक संबंध को।
जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा है? जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी। अर्जेंटीना में निम्नलिखित में से कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में पैम्पास। वेल्ड किस प्रकार की घासों के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? ये हो जाएगा वेल्ड शीतोष्ण में। जीव समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? ये हो जाएगा सौर ऊर्जा। हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, प्लांट अपनी एनर्जी फूड बनाते हैं, फिर हम उसी को भी इनडायरेक्टली यूज करते हैं। भारत का मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है? अपने डेजर्ट एरिया में कौन सा पड़ेगा इनमें से? भरतपुर। यूनेस्को के जीव मंडल संरक्षण कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्यों में से निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखो, संरक्षण है, विकास है, वृद्धि घाती है, पुनर्जन्म ये नहीं है। इसका ऑप्शन डी। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा स्थानांतरण की प्रतिशतता को क्या कहते हैं? ये हमने एनवायरनमेंट में ना पूरा पिरामिड और जो ये होती है ना फूड चेन वगैरह सारे टॉपिक क्लियर कर रखे हैं। इसको बोलेंगे पिरामिड, अपना इकोलॉजी पिरामिड होता है ये। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम एंटार्क्टिक पर ओजोन क्षय का साक्ष्य प्रस्तुत किया था? ये हो जाएगा M.L. पेरी ने। देखो, जैविक संविदाएं और जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतर संबंध के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। ये बात सही है। इस प्रकार के अध्ययन की इकाई पारिस्थितिक तंत्र है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा ए। ये जो पारिस्थितिक तंत्र है, ये सबसे पहले शब्द किसने दिया था? टेंसले ने। भी एक वृद्ध पारिस्थितिक तंत्र है। जैवमंडल। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है। देखो, वन भी अपना नेचुरल है, समुद्र भी नेचुरल है, झील भी नेचुरल है। बांध तो इंसानों ने बनाया है ना, ये अननेचुरल हो गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अपना डी। स्वयं पोषी या उत्पादक घटक है। स्वयं पोषी हो जाते हैं अपने, जो खुद खाना बनाते हैं, हरे पौधे। सी। एक उच्च उपभोक्ता है। बाज, मेंढक, टिड्डा, घास, सबसे ऊपर कौन आता है अपना फूड चेन में? बाज। अगर ये आपको क्लियर नहीं है ना, सबसे ऊपर वाला नीचे कौन सा आता है, एनर्जी लेवल किस में कितना होता है, तो आप एक बार एनवायरनमेंट वाले में जाओ, वहां पे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, फिर वहां से ये एक बार कवर कर लो। अब घटक का उदाहरण है। ये हो जाएगी कवक, काइज होती है ना अपनी। पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक है। ये हो जाएगा अपघटक। पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर ऊर्जा के स्थानांतरण से उसकी मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये हम क्लियर कर चुके हैं। एनर्जी, मान लो प्लांट से हम एनर्जी ले रहे हैं,
तो हमारे अंदर ज़्यादा एनर्जी, हम पढ़ते हैं ना कि देखो हमें फ्रेश फूड खाने चाहिए, पैकेट वाले नहीं, तो उनमें क्या होता है एनर्जी कम हो जाती है, तो एनर्जी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी हम जितना पुराना फूड लेंगे। तो एकदम जो डायरेक्ट जो प्रकृति से आ रहा है ना वो ज़्यादा लेने में फायदा होता है क्योंकि उसमें ज़्यादा होती है एनर्जी। वन संरक्षण कैसे किया जाता है? तो स्थानांतरण, ये सारे ही गलत है। सिर्फ परिपक्व वृक्षों को काट कर। हाँ देखो ये सही हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ दे रखा है ना कि सब पेड़ों को नहीं काट रहे, जो परिपक्व हो चुके हैं ना कि जो अब काम के नहीं है वो पेड़ काटेंगे हम। जंगलों में शिकार को रोककर ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो बी। विश्व में वनों का विस्तार 42.485 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में है, जिसमें सर्वाधिक प्रतिशत है, ये सबसे ज्यादा हमें मिलेंगे दक्षिण अमेरिका में। मरुधानी वनस्पति पाई जाती है मरुस्थलीय प्रदेश में। पर्यावरण प्रदूषण का प्रकार नहीं है, भूस्खलन नहीं है, क्योंकि लैंडस्लाइड इसमें प्रदूषण क्या हो गया, ये तो सिंपल ग्रेविटी या फिर भूकंप वगैरह की वजह से आ गई। देखो इन सब में वैसे भी प्रदूषण लगा, तो बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन था ये। वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत है। देखो प्राकृतिक ज्वालामुखी, ये बहुत आवाज होती है जब ज्वालामुखी फटता है ना, तो नेचुरल है ये तो, बहुत आवाज आती है। ओजोन क्षरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है, ये हो जाएगा CFC, इस पे बैन भी लगा रखा है। हमने कन्वेंशंस पढ़े हैं ना कि कौन से कन्वेंशंस में हमारे कौन से केमिकल बंद किए गए थे और इनसे क्या नुकसान होते हैं। ये भी एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, पूरे जितने भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस है ना वो वाली वीडियो देखना। फिर एक ग्रीन हाउस का परिणाम क्या होता है, ये ग्रीन हाउस होता क्या है, इसको ग्रीन हाउस क्यों बोलते हैं, ये भी हम पूरा अच्छे से कवर कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप में इसमें होता है ना कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन, तो आप वो देख लो एक बार। ये हो जाएगा तापमान में वृद्धि। अम्लीय वर्षा देशों की प्रमुख समस्या है, ये हो जाएगा औद्योगिक। मोटर वाहनों से निकलने वाली गैसें जो वायुमंडलीय प्रदूषण का कारक है, ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। सर्वाधिक विस्तृत प्राणी भौगोलिक प्रदेश है, ये हो जाएगा पैलियार्टिक। जीवों में सम्मिलित है, प्राणी एवं वनस्पति। प्राणी भौगोलिक प्रदेशों के विभाजन का श्रेय जाता है, ये हो जाएगा पैलिस को। मोटे तौर पर 90% जीव किलोमीटर की मोटाई में फैले कटिबंध में पाए जाते हैं, तो ये अपने कहाँ पे मिलेंगे, 3 किलोमीटर तक। ठीक है, जैव मंडल का घटक नहीं है, देखो वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल जहां मिलते हैं ना वहां पे जीवन होता है, सौर मंडल का इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले तत्वों में सर्वाधिक प्रतिशत है, ये है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। मानवीय क्रियाकलापों से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है, ये हो जाएगा मध्य अक्षांशीय घास भूमि जीवों। सवाना क्षेत्र की निम्न में से एक विशेषता है,
लंबी घासें, छोटे क्षेत्रीय वृक्ष। निम्न में से कौन फूड चेन का हिस्सा नहीं है? कोई कीट, ये नहीं आते। मेंढक, बकरी, सर्प, ये आ जाते हैं सारे। इसमें बताओ किसके साथ हो जाएगा ये? प्राणियों का अपने पर्यावरण के साथ परस्पर परावलंबन। निम्न उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के प्रबंधन का जो कार्य तुरंत करना है वह निम्न में से एक है। संरक्षण के लिए शिक्षित करना। सबसे ज्यादा पतन हमें मिलेगा पर्यावरण का हिमालय में हम देखते हैं आजकल कितनी एक्टिविटीज हो रही है टूरिज्म की वजह से भी या फिर डेवलपमेंट की वजह से भी। तो वहां पे क्या हो रहा है, लैंडस्लाइडिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है, और फ्लड्स वगैरह आप देखते हो कितने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, पहले इतने नहीं आते थे। कौन सा अजैविक संसाधन है? क्या हो जाएगा? लकड़ी। ये देखो इसका नेक्स्ट, तो इसका ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के जमाव में बढ़ोतरी से जलवायु का गर्माना। ये होती है अपनी ग्रीन हाउस इफेक्ट। मरुस्थलीय की प्रक्रिया निम्न में से है। अर्धशुष्क प्रदेशों में मानव द्वारा पर्यावरण ह्रास। निम्नलिखित में से जैविक पारिस्थितिक तंत्र में संरक्षण तथा प्रबंधन की दशा में कदम नहीं है। तो जल विद्युत परियोजना ये कोई काम की नहीं है, बल्कि देखो सामाजिक वानिकी, राष्ट्रीय उद्यान, वन जीवन अभ्यारण्य, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं कि हम जो अपने एनवायरनमेंट को बचा के रखें। निम्न में से कौन खाद्य श्रृंखला नहीं है? देखो घास, सर्प, हिरन, ये कोई लॉजिक नहीं बना। ना तो घास को सर्प खा रहा है ना सर्प को हिरन खा रहा है, ये गलत है, और बाकी सारे सही है। प्राकृतिक संसाधनों का सफल उपयोगी पर्यावरण की रक्षा, ये एकदम सही पॉइंट है। मानसूनी वनों की निम्न में से एक विशेषता है। इन वनों के वृक्षों की पत्तियां एक मौसम में झड़ जाती है। तो हम देखते हैं ना अपने यहाँ पे मानसून वाले वृक्ष अपने इंडिया में मिलते हैं, तो क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि सबकी पत्तियां झड़ जाती है, पतझड़ जो मौसम आता है अपने यहाँ। सार्वभौमिक एकता का अभिप्राय है। संपूर्ण मानव जाति एक है। खुला सिस्टम कहलाता है। ऊर्जा का सतत नवीनीकरण एवं पदार्थ का निष्कासन होता है। तो अब बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नेक्स्ट टॉपिक के हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर आपको कोई भी किसी भी टाइप की फीडबैक या फिर कुछ भी कमेंट करना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू।